जी हाँ, वन शॉट वीडियो के साथ हम आ चुके हैं और आपके सारे चैप्टर सारे क्या 2 ही चैप्टर है लेकिन उसके अंदर एक-एक चैप्टर के अंदर 4-4 सब टॉपिक है। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स जो है एक वीडियो में वन शॉट रिवीजन के लिए मैं आ गई हूँ और कल के एग्जाम के लिए आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करने के लिए मैं आ गई हूँ। इस पर्टिकुलर वन शॉट से आप समझिए आपका पूरा कल का कल क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो डेफिनिटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीटली हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कार्यलाई हिंदी। कार्यलाई हिंदी के अंदर हम कहते हैं कि कार्यलाई हिंदी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। हिंदी भाषा भले ही हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में मत लेकर आना कि राष्ट्रभाषा है। राष्ट्र मतलब नेशनल नहीं है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्रांसलेशन लिखा हुआ है वो राजभाषा के रूप में लिखा है, ठीक है। राजभाषा मतलब ऑफिशियल कामकाजों में यूज होगी, ठीक है। तो ऑफिशियल भाषा बनने के बाद जो है ये क्या कहते हैं बहुत ज्यादा यूजफुल हो गई है। आई होप आपको दिख रहा हो क्लियरली, क्योंकि ठीक है नोट्स में आपको जो है रिवीजन करवाऊंगी। राजभाषा बनकर रह गई है। साहित्यिक हिंदी में साहित्यिक हिंदी जो है अलग होती है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये बात है कि देखिए साहित्यिक हिंदी में आप बहुत सारे अलंकार इसका उसका उपयोग करते हो, लेकिन कार्यलाई हिंदी में ना अलंकारों की गूंज है ना ही मुहावरों का शोर है। तो बेसिकली इतना ज्यादा भी आपको वो नहीं होना है, सिंपल सी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सपाट भाषा, सरल संपूर्ण भाषा है, ठीक है। और यहाँ व्याकरणिक जो है अनुशासन, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, व्याकरणिक तो यूज करना ही है, कर्मवाच्य पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। हर चीज क्या होगी भाषा में, भाषा व्यक्तिगत ना होकर, ये इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत यानी पर्सनल ना होकर ये वस्तुगत है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होगा, भावनाओं और संवेदनाओं की यहाँ कोई स्थान नहीं है, मतलब इसमें आप क्या कहते हैं अपना आप कैसा फील कर रहे हो ये सब नहीं बताओगे, ठीक है। अपने जो है तथ्य की सीधी सपाट शैली में कहना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। अब चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, मतलब चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, हर गवर्नमेंट यही भाषा का यूज करती है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। तो सरकार की नीति की व्याख्या के लिए और सारे कार्यों के करने के लिए यही भाषा का उपयोग किया जाता है। तो ये भाषा आपको क्लियर हो चुका है। देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो के सब वीडियोस के डाल चुकी हूँ, प्लेलिस्ट अपलोड कर चुकी हूँ। मैं जो है क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, बट इस वीडियो में क्या कहते हैं सिर्फ हम वन शॉट विजन करने वाले हैं, तो हम थोड़ा ब्रीफ रहेंगे, ठीक है। तो अब इसमें केंद्र और राज्य सरकार में इसमें प्रयोग होता है, कार्य में इसमें प्रयोग होता है, ये आपको जो है समझ में आ गया हो, ठीक है। इसमें पत्रों का ये प्रयोग होता है, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, आप लिख सकते हो सरकारी निर्णय, प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्ति, ये सब चीजों का इसमें प्रयोग होता है। सरकारी पत्राचार का प्रयोजन होना, ये सब चीजें इसमें होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज विशेषताएं कुछ इस प्रकार है कि औपचारिकता होगी इसमें, ये आपको मेंशन करना है। भाषा में सरलता होगी, बिल्कुल सिंप्लिसिटी सहजता होगी, ठीक है। लेखन की निश्चित मतलब एक लेखन का जो तरीका रहेगा बिल्कुल आपको बोलते हैं ना फॉर्मेट याद करो, फॉर्मेट याद करो। तो फॉर्मेट इसलिए याद करवाते हैं क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। संक्षिप्तता मतलब आपको बिल्कुल जो है क्या कहते हैं एक बिल्कुल ज्यादा बड़ा चौड़ा करके नहीं लिखना है, संक्षिप्त तरीके से अपने भाषा को लिखना है। और तथ्य निष्ठता मतलब सही तथ्यों का मेंशन करना है और रिकॉर्ड सही होना चाहिए। और विषय प्रधानता मतलब जो टॉपिक लिख रहे हो ना वही टॉपिक से स्टिक रहना है, इसे हम कहते हैं विषय प्रधानता। उसके बाद क्रमबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुकी हूँ। कंसिस्टेंसी और मतलब पहले इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन उस तरीके से लिखना है। सुनिश्चित एवं रूढ़ भाषा शैली मतलब बहुत ही ज्यादा आपको जो है भाषा का प्रयोग इस तरीके से करना है कि आप जो है सर्टेन हो, ऐसा नहीं कि अधूरा अधूरा सा समझ में नहीं आ रहा है। कंप्लीट, पूर्णता, संपूर्णता, स्पष्टता, सहजता, ये सब इंपॉर्टेंट है। मोहक प्रभावशैली, ठीक है, मोहक प्रभावशैली आपको चाहिए। अब आजकल हिंदी का बहुत प्रयोग है, वैसे तो आप देख सकते हैं कि हिंदी क्या कहते हैं हम यूज़ कम कर रहे हैं, लेकिन हर जगह कार्यालयों में आपको जो है हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। डिफरेंट तरीके के प्रकार के पत्र जो है कार्यालय में प्रयोग होते हैं, जैसे कि सरकारी पत्र जिसे हम शासकीय पत्र कहते हैं। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच या फिर दो आपस में जो दो स्टेट है उनके बीच या सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच ये पत्रों का प्रयोग होता है। इसे हम शासकीय पत्र या फिर सरकारी पत्र कहते हैं। मतलब अगर कोई हायर अथॉरिटी है या फिर अगर आप जो है क्या कहते हैं अपने बॉस को कुछ लिख रहे हो या फिर अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट को कुछ लिख रहा है, तो ये सरकारी पत्र या शासकीय पत्र है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, ठीक है, आप जो भी पोजीशन पे काम कर रहे हो ना वहां पर अगर आप लिख रहे हो या फिर केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको स्टेट गवर्नमेंट को लिख रही है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख रही है या दोनों स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे को लिख रही है, तो इसमें यूज होता है। सरकारी पत्र का नमूना यानी ऑफ कोर्स बात है फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, सब सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पत्रांक आपको आ जाएगा, यहाँ पर आप भेज रहे हो तो आपका प्रेषक, उसका आपका नाम, आपका स्थान, ठीक है। ये मतलब यहाँ थोड़ा मिडल में भी आप लिख सकते हो। फिर आप सेवा में लिखोगे, अब मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मेट समझा चुकी हूँ। सेवा में फिर आप प्रेषित का नाम, फिर पदनाम, फिर पता, फिर यहाँ पर स्थान लिखोगे, फिर विषय लिखोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर महोदय लिखोगे, महोदया लिखोगे, ठीक है। अगर फीमेल का नाम मेंशन किया गया, अगर आपको बोला गया कि इंडिया के प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं पत्र लिखिए, अभी आप इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, फीमेल है, तो महोदया लिखना, ठीक है। और संलग्न मतलब आपको जो चीज़ संलग्न की है वो लिखना है, नाम और पदनाम लिखना है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अर्ध सरकारी पत्र, तो अर्ध सरकारी पत्र किसके लिए यूज होते हैं, जो अर्ध मतलब आधा, आधा सरकारी। अब आधा सरकारी मतलब एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को लिखता है, जैसे आपके कलीग को आप लिख रहे हो, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कार्यालय कार्यों के लिए आप लिख रहे हो तो उसके लिए क्या होता है आत्मीयता और व्यक्तिता का जो है थोड़ा सा प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन इसलिए हम अर्ध सरकारी कह रहे हैं। इसमें आपको प्रेषक का नाम सब कुछ आएगा, वैसे ही आएगा, कार्यालय का पता, दिनांक सब कुछ आएगा, बस में प्रिय आएगा, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा कलीग की तरफ जो होते हो थोड़ा सा इनफॉर्मल होते हो, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ वैसा ही आएगा और उसमें आप थोड़ा नीचे साधन लिख सकते हो इंस्टीड ऑफ राइटिंग, और यहाँ शुभ चिंतक भी लिख सकते हो आप, जो आपको लिखना है, ठीक है। फिर आप अपना नाम लिख सकते हो। फिर प्रारूपण तो मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रारूपण यानी मसौदा लेखन, आलेखन या प्रालेखन भी कहते हैं, ड्राफ्ट राइटिंग। इसमें अगर बाहर से कोई क्या कहते हैं पत्र आता है उसके बारे में आप अपने जो क्या लिखते हो, राय लिखते हो एक तरीके से, और फिर ये जो है क्या कहते हैं आप क्या करते हो, सामने वाले को फॉरवर्ड करते हो। तो ये आप इसलिए लिखते हो ताकि किसी भी पत्र पर आपकी जो मतलब फाइनली जो आपका कार्यवाही हो चुकी है और आपका फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो चुका है, उसमें से साइन करनी है, इसे हम प्रारूपण कहते हैं, ठीक है। इससे पहले टिप्पणी लेखन होता है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, अभी हम इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। तो प्रारूपण पत्र का नमूना कैसा है, प्रेषक का नाम, पदनाम, पता, यहाँ पर पत्र क्रमांक आएगा, सेम वही रहेगा, पत्र का ही फॉर्मेट रहेगा। फिर आप लिखोगे सेवा में, ठीक है, सेवा में लिखोगे प्रेषित का पद जिसको आप भेज रहे हो, उसका विभाग, ठीक है। उसके बाद विषय लिखोगे। विषय की सिंपल सी बात है कि विषय जो है क्या कहते हैं आप जिस संबंध में लिख रहे हो क्वेश्चन आएगा वही के वही लिख लेना, महोदया लिखना, विभवदीय लिखना, सिंपल सी बात है, कार्यालय पत्र की तरह ही है, सेम टू सेम कार्यालय पत्र की तरह। लेकिन आप सोचो कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे डिफरेंस ये आ जाता है कि ये जो आप पत्र रेडी कर रहे हो ना, ये मतलब आपका ड्राफ्ट है, इस पे क्या कहते हैं जो साइन करेंगे वो कौन रहेंगे, जैसे कि समझ लीजिए कलेक्टर के आप असिस्टेंट हो, तो आप जो बोलेंगे कभी कलेक्टर बनाते हो कभी असिस्टेंट, तो कलेक्टर के असिस्टेंट हो तो वहां पर जाकर आपका जो है ड्राफ्ट रेडी करके देना पड़ेगा कलेक्टर को, तो वो क्या कहते हैं फिर साइन करेंगे, तो फिर ये आप प्रारूपण तैयार करोगे, ठीक है। अब विज्ञप्ति तो आप किसी सरकारी या फिर अथवा गैर सरकारी भी कर सकते हैं, प्रतिष्ठान अपना निर्णय, अपना घोषणा, नीति या योजना या उन्होंने कुछ कंडक्ट करवाया है तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं विज्ञप्ति तैयार करते हैं। तो वो विज्ञप्ति तैयार करते हैं तो उसके लिए जो है हमको विज्ञप्ति मतलब प्रेस रिलीज भी होता है, मैं बताऊंगी, तो उसमें क्या कहते हैं यूज होती है विज्ञप्ति।
तो विज्ञप्ति का नमूना हम देख लेते हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है विज्ञप्ति अलग-अलग विभाग मतलब आपको हो सकता है कि क्या कहते हैं प्रेस रिलीज़ हम कहते हैं कि डिफरेंट तरीके का फॉर एग्ज़ाम्पल एक अथॉरिटी है, उसने कुछ तरीके की चीज़ को पब्लिक करा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दिनांक लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके पहले आपको यहाँ संख्या भी लिखना ज़रूरी है। एक संख्या मतलब आपका जो यूनिक पेज नंबर होता है वो, उसके बाद विज्ञप्ति की हेडिंग डालनी है, ठीक है? यहाँ नीचे हस्ताक्षर, नाम और पदनाम डालना है, ठीक है? उसके बाद अंदर आपको यहाँ पर कंटेंट लिखना है, ठीक है? तो ये आपको जो है क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी बात यहाँ पर ये करते हैं कि यहाँ पर तो क्या आपकी विज्ञप्ति का क्लियर हो गया। अगर प्रेस विज्ञप्ति आती है तो उसका थोड़ा अलग है, ठीक है? प्रेस विज्ञप्ति अलग है, कन्फ्यूज़ मत होना। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि विज्ञप्ति क्या होती है। अगर आपको फाइनल ड्राफ्ट रेडी करना है, जैसे कि मतलब आप कैसे पब्लिश करोगे विज्ञप्ति, तो ये विज्ञप्ति हो गई। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति में क्या करोगे, आप किसी को भेजोगे अनलेस एंड अनटिल आप खुद पब्लिक ऑफिसर हो, तो आप किसी को भेजोगे। आप अगर सरकारी ऑफिसर हो, अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है कि आप जो है किसी को भेजोगे, किसी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को भेजोगे, ठीक है? वो आपकी जो विज्ञप्ति है, वो पब्लिश करेगा, तो आप उसको कुछ निर्देश भेजोगे उसके साथ, ठीक है? तो वो निर्देश भी आ जाएँगे प्रेस विज्ञप्ति में, मैं आगे बताती हूँ, क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिटेल में, अगर आपने अपनी सारी डिटेल वीडियोज़ नहीं देखे तो देख लीजिए। तो देखिए, प्रेस विज्ञप्ति में क्या होता है कि आपने सरकार द्वारा आप समझ लीजिए अपने आप को मंत्री हो आप। मंत्री हो, आपने किसी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को कुछ भेजा, एक पत्र लिखकर भेजा, पत्र नहीं लिखना है, पूरा पत्र नहीं आएगा। उसमें आपने बोला कि आप जो है क्या कहते हैं, जी दी गई जानकारी की सूचना को आप क्या भेज रहे हो, प्रेस विज्ञप्ति को भेज रहे हो ताकि आप वो जो है क्या कहते हैं पब्लिक कर सकें, ठीक है? तो अब देखी जाती है यहाँ पर देखिए दिनांक, यहाँ पर आप दिनांक लिखोगे, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ फिर से। तो आपको प्रेस विज्ञप्ति में कैसे लिखना होगा कि ये जो मतलब आपको कब कब प्रसारित करना है या प्रकाशित करना है ये मेंशन करना है। तो आपको बताना है कि 20 तारीख को शाम 5 बजे से पहले प्रकाशित मत करना, ठीक है? मतलब आप वार्निंग दे रहे हो वैसे तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट की लीक हो गई ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है विषय तो इंपॉर्टेंट है ही और ये प्रेस विज्ञप्ति है ये भी आप लिखना आप जो है गृह मंत्रालय से बोल रहे हो मतलब आप कोई मिनिस्टर हो, ठीक है? यहाँ पर आपने सब लिख दिया। उसके बाद आप नीचे क्या लिखोगे आपको पता है? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लिखोगे मुख्य सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, समाचार पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को ये विज्ञप्ति विस्तृत प्रचार तथा प्रसार हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित। मतलब आप बोलोगे इतना सारा क्या है? शॉर्ट में मतलब मुख्य सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर उसका जो कार्यालय है, उसका भारत सरकार से बिलॉन्ग करता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, तो उसको आप क्यों दे रहे हो ये पत्र आप दे रहे हो, ये विज्ञप्ति क्यों दे रहे हो? प्रचार करने और प्रसार करने हेतु दे रहे हो। ठीक है? सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। इतना आखिरी में जो है मैं आपको आगे वाला नमूना दिखाया था मैंने आपको। ठीक है? सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि मुख्य सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली के पास विज्ञप्ति जारी करने तथा इसे विस्तृत रूप से, ठीक है? विज्ञप्ति जारी करने हेतु इसे विस्तृत रूप से प्रचारित करने के लिए प्रेषित। मतलब आपने इसको क्यों दिया है ताकि वो आपका प्रचार कर सके। ठीक है? सिंपल सी बात है, कोई डिफिकल्ट सी बात इसमें है नहीं। तो विज्ञप्ति क्लियर हो गई ना। अब प्रतिवेदन की बात कर लेते हैं। प्रतिवेदन का अर्थ होता है किसी घटना के बारे में आपको डिटेल रिपोर्ट देनी है। ठीक है? रिपोर्ट देनी है, डेफिनेट सी बात है कि अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर हो तो वो अलग प्रतिवेदन होता है। लेकिन अगर कभी कमीशन बैठता है, कभी आयुक्त द्वारा कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है कि आप जो है क्या कहते हैं प्रतिवेदन लिखिए, किसी बारे में डिटेल एनालिसिस किया जाता है, क्वेश्चनायर कंडक्ट किए जाते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद किसी चीज़ का जो है कंक्लूजन निकाला जाता है उसे प्रतिवेदन कहते हैं। और इसलिए हमारे देश में या विदेश में अनेक घटनाएँ ऐसी होती रहती है जिसके बारे में विचार में हमें सोचने की जरूरत होती है। ठीक है? तो जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। तो सरकार क्या करती है उसके लिए कुछ तरीके की संस्था बना देती है, एजेंसी बना देती है, फिर नियुक्त कर देती है एक तरीके से कुछ व्यक्तियों को जो कि क्या कहते हैं उसके बारे में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है? तो प्रस्तुत विवरण को ही प्रतिवेदन कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत विवरण जो कि किसी मैटर के ऊपर डिटेल में जो है क्या कहते हैं कि आपको बहुत पता है मंडल रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, काका कालेकर कमीशन रिपोर्ट, सॉरी जितने भी आप देखोगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ना कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन मतलब रिजर्वेशंस के लिए जो भी मतलब हर एक काम के लिए ऐसा नहीं है कि एक मतलब बना दी जाती है कमीशन। वो क्या करती है, जो फेमस कमीशन है तो बेसिकली वो लोग एक रिपोर्ट सबमिट करती है। ठीक है? उदाहरण दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में पहले हैजे के कारण किए गए सर्वेक्षण के संबंध प्रतिवेदन लिखें। ठीक है? तो कोई बीमारी फैल गई, अभी कोविड फैल गया तो उसके लिए रिपोर्ट तो साइंटिस्ट को बैठा दिया जाएगा, स्पेशलिस्ट के रिपोर्ट थोड़े डिटेल होते हैं। ठीक है? अलग अलग रिपोर्ट हो सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहला प्रकरण होता है संबंध विषय का गहन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है किस विषय में आपको लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये होती है अध्ययन आपको उसके ऊपर करना होता है। वैसे तो आपको एग्जाम में क्या कहते हैं लिखने के लिए अगर आएगा तो आपके पास उसके लिए नॉलेज नहीं रहेगी, आप तो शैलो शैलो लिखोगे, छोटा-छोटा लिखोगे। बट प्रतिवेदन डिटेल में जो एक्चुअली में किया जाता है वो रिसर्च करा जाता है, इंटरव्यू किया जाता है, रिपोर्ट बनाई जाती है, बहुत टाइम लगता है। आपको तो बहुत सिंपली लिखना है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है, दूसरी चीज़ हमें जो है उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रक्रिया की रूपरेखा बनाना है। मतलब आप जो काम कर रहे हो उसे क्या आप निकालना चाहते हो, कंक्लूजन निकालना चाहते हो, कुछ फाइंडिंग्स निकालोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी आप डेटा का यूज़ करते हो ना, इसके लिए आपको हमेशा जो है ना, इसके लिए क्या यूज़ करना है आपको आँकड़ों का यूज़ करना है। मतलब आप कहाँ से यूज़ कर रहे हो, उसका रेफरेंस दीजिए, उसका टेबल दीजिए, उसका एपेंडाइसिस दीजिए, लास्ट में देना है, ठीक है? आपने इतने सारे लोगों से मिलकर अपना बात जो है बनाई, तो उसका क्या कहते हैं जितने लोग थे उनका क्वेश्चन आया और उनकी आइडेंटिटी लगाना है, ठीक है? सारी कागज़ातों को आपको शामिल करना है और सारी चीज़ों को आपको वहाँ पर कलेक्ट करना है, ये हो गया प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन की क्या उपयोगिता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल जो है प्रतिवेदन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ऑफ कोर्स सी बात है हर चीज़ के लिए रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है? चाहे वो व्यक्ति द्वारा हो, चाहे समिति द्वारा हो और विभिन्न ज्ञात अज्ञात तथ्यों की जानकारी, सर्वेक्षण ये सब भी किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जनहित को ध्यान मतलब ऑफ कोर्स सी बात है कुछ-कुछ जो रिपोर्ट है पब्लिश होती है, पब्लिक में कुछ नहीं होती, थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल होती है ना, तो वो नहीं करते पब्लिश, ठीक है? जब भी कोई विषय, मामला, मुद्दा सामान्य जनता का विरोध होता है, तो उससे आप विवादास्पद विषय की छानबीन करना आवश्यक हो सकता है, ठीक है? बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी होती है जो कंट्रोवर्शियल होती है। ऐसी स्थिति में ही प्रतिवेदन की जरूरत पड़ती है। सरकारी, अर्ध-सरकारी, गैर-सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं में छोटी-बड़ी अनियमित गड़बड़ी आ गई है किसी चीज़ की, एनुअल रिपोर्ट्स भी निकलती है कंपनीज़ की, ठीक है? तो उनकी रिपोर्ट भी आवश्यकता बनी रहती है। तो अगर आपको इंपॉर्टेंस आया कि प्रतिवेदन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप इस तरीके से लिख देना। तो अब समझ लेते हैं व्यावसायिक हिंदी के बारे में, ठीक है? आपको प्रतिवेदन क्लियर हो चुका है ना? ठीक है, मैंने आपको समझा दिया डिटेल में। अब व्यावसायिक हिंदी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो व्यावसायिक हिंदी के अंदर जो है, आपको पता है कि बिज़नेस लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है? ये बिज़नेस में यूज़ होती है, मतलब क्या होता है कि अक्सर जो है औद्योगिक क्रांति के बाद मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बताने की कोशिश की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय तथा बहुआयामी हो गई है, मतलब हर जगह यूज़ होती है और वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचने तक। ऑफ कोर्स ये बात है, देखिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? एक बिज़नेस हाउस दूसरे बिज़नेस हाउस को आजकल ऑर्डर लिख के भेजते हैं कि इतना-इतना मटेरियल चाहिए, इतना यार्न चाहिए, इतना कॉटन चाहिए, या फिर इतना कपड़ा बनता है, फिर उसकी डाई होने जाती है, अलग-अलग स्टेट में घूमता है, उसके बाद मार्केट में जाता है, फाइनल क्लोथ के रूप में, बहुत लंबी प्रोसेस है। तो वो जो है क्या कहते हैं उपभोक्ता तक पहुँचने से पहले बहुत सारी गतिविधियाँ वाणिज्य के अंतर्गत आती है,
वाणिज्य है। ऑफ कोर्स सी बात है, आपका जो बिज़नेस है, कॉमर्स है, छोटे-छोटे ग्रामीण बाज़ार, मंडियों से लेकर बड़े-बड़े तक के, मतलब ज़रूरी नहीं हर छोटा-छोटा मार्केट क्यों ना हो या बड़े से बड़ा क्यों ना हो, हर दुकान में बिल्टी आती है, रिसीप बनता है, उनका बिज़नेस चलता ऐसा ही है कि पता चलता है कि कहाँ से कितना आ रहा है, कितना लेन-देन है, वो सब चीज़ें। उस समय हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी मतलब लैंग्वेज का तो प्रयोग करना ही है, और हिंदी क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि व्यवसायिक हिंदी के अंतर्गत आता है, ठीक है। साथ-साथ आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए आप व्यवसायिक हिंदी का प्रयोग करते हो, चाहे आप यातायात के लिए करिए, व्यापार के लिए कीजिए, ठीक है। सरकारी या अर्ध सरकारी, कभी-कभी बिज़नेस जो है, बिज़नेस गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट कैसे करती है? स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ होती है गवर्नमेंट की, वो भी बिज़नेस भी करती है, ठीक है। बीमा हो गया, बैंक हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना सरकार भी करती है, कुछ सेमी गवर्नमेंट होती है, कुछ प्राइवेट होती है, तो डेफ़िनेट सी बात है। अब यहाँ पर जो है हिंदी भाषा क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार संबंधी क्रियाकलापों समाज के विभिन्न वर्गों से रहता है। ऑफ कोर्स सी बात है कि देखिए जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस का रिलेशन सबसे होता है, ठीक है। बिज़नेस ऐसा नहीं है कि मतलब अकेला-अकेले में नहीं हो जाता बिज़नेस। बिज़नेस करने के लिए आपको सबसे जो है कहीं न कहीं एक साथ कनेक्ट होना पड़ता है, और मूल्य का भुगतान, भुगतान की रसीद, मोल भाव, हर चीज़ इसमें आ जाती है। ऑर्डर मँगाना, ऑर्डर देना, हर चीज़ इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्यावसायिक हिंदी क्या है? व्यावसायिक हिंदी का प्रयोग क्या है? तो आप पूरा डिटेल में लिखोगे कि और उद्योग में यूज़ होती है ये हिंदी, ठीक है। भारतीय समाज में वाणिज्य व्यवसाय की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का स्थान कई शताब्दियों से बना हुआ है, ठीक है। तो बिज़नेस में हम अक्सर जो है हिंदी का प्रयोग करते हैं यूजुअली, ठीक है, क्योंकि हमारी मातृभाषा है। मोस्टली इंडियंस को हिंदी आती है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं यूज़ करते हैं हिंदी का। अब देखिए व्यावसायिक पत्र का भी इसमें प्रयोग होता है। तो व्यावसायिक पत्र की बात करें तो व्यावसायिक पत्र का महत्व क्या होता है? तो समय की बचत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आराम से आप पत्र भेज सकते हो, पैसे की बचत हो रही है, आपस में बिज़नेस हाउस जो है रिलेशनशिप बना के रख रहे हो, उद्योगों में निकटता आ रही है, निकटता आ रही है, सॉरी। विवाद की स्थिति में प्रमाण होते हैं, जैसे कि अगर किसी ने बोला मैंने तो 100 ऑर्डर मंगाए थे ₹10 के हिसाब से, तुम तो ₹20 के हिसाब से भेज दिए। तो सबूत होता है ना, प्रमाण होता है। माल या सामग्री को बेचने में सहायक होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि माल का खरीद-फरोख्त कैसे होगा? एक इंसान इंडिया में बैठा है, एक पाकिस्तान में बैठा है। होता है बहुत बार, क्या कहते हैं, हमारा इधर-उधर से मटेरियल आता है, सप्लाई, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट सब चलते रहता है। तो फिर उसको करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप क्या करो? क्या करो? आप पत्र का प्रयोग करो। वैसे तो आजकल पत्र ऐसा चिट्ठी में नहीं जाता है, वैसे तो आजकल जीमेल में जाता है, ऑफ कोर्स सी बात है। और इसकी आपकी ब्रांचेज़ बढ़ती जाती है, व्यापारिक शाखा बढ़ती जाती है, और आपका जो है बिज़नेस ग्रो होते जाता है, और विवाद या भ्रम का निवारण होता है, मतलब निवारण होता है। ऑफ़ कोर्स सी बात है कि विवाद वगैरह नहीं होता, डिफ़िकल्ट नहीं होता आपको, और उसके बाद प्रचार या विज्ञापन में ठीक है, प्रचार या विज्ञापन में भी आपको जो है क्या कहते हैं मदद मिलती है इससे। तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेज़ हैं, आपको कोई पूछेगा व्यवसायिक हिंदी के क्या एडवांटेजेज़ है, इतने सारे एडवांटेज लिख कर आना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। व्यावसायिक पत्र का उद्देश्य क्या होता है मैंने आपको बता दिया, व्यवसाय में वृद्धि करना, ग्राहकों की वृद्धि, मतलब क्या कहते हैं ऑफ़ कोर्स बिज़नेस बढ़ाना है, और क्या कहते हैं ग्राहकों की कभी-कभी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है, अपनी शाखा बढ़ाना, ग्राहकों की शिकायतें सॉल्व करना, ग्राहक ने आपको शिकायत लिखी है, उधार वापसी के लिए लेन-देन करना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है ऑर्डर देना, ऑर्डर लेना, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। अब व्यावसायिक पत्र के अगर हम प्रारूप के बारे में देख लीजिए, तो आपको मैं पहले समझा चुकी थी वैसे तो। एक बार फिर से बता देती हूँ, प्रारूप के अंदर आपको हमेशा एक लेटर हेड मिलता है, लेटर हेड के अंदर आपको लिखना पड़ता है, आपका ऊपर कंपनी का नाम, आपका नीचे एड्रेस, आपका कंप्लीट एड्रेस आता है, उसके बाद फिर नीचे आपको दिनांक मेंशन होती है, टेलीफोन नंबर, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस, उसके बाद जो है क्या कहते हैं आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, उसके बाद आपका नीचे जो है क्या आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सामने वाले का एड्रेस, विषय लिखोगे आप, ठीक है, विषय लिखोगे, फिर लिखोगे प्रिय महोदय, इसमें प्रिय का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सामने वाले को जानते हो बहुत टाइम से, अगर नहीं जानते हो पहली बार पत्र लिख रहे हो तो मत करना, ठीक है। और हम आपके द्वारा प्रकाशित इन पुस्तकों का ऑर्डर देना चाहते हैं, इस तरीके से कंटेंट लिखना है, बहुत डिटेल में लिखना है, अच्छे से लिखना है, शॉर्ट में भी होना चाहिए, डिटेल भी होना चाहिए। कैसे? मतलब आपके मतलब हम आपके क्या कहते हैं इन पुस्तकों से चाहते हैं आपको मँगाना, आप हमें इसका जो है क्या कहते हैं प्राइस बता दीजिएगा, और कब तक आप डिलीवर कर पाओगे इतना बता दीजिएगा। तो ये इतना सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद भव्य, ठीक है? उसके बाद आपका नाम और सब, आप कौन हो, आप प्रबंधक हो, क्या हो, आपको बताना है। अब सामने से अगर आपको रिप्लाई आ गया तो भी आपको पत्र लिखना पड़ेगा। तो वस्तु खरीदने के लिए भी कैसा पत्र लिखोगे? सबसे इंपॉर्टेंट ये जो बड़ी वाली हेडिंग है ना, इसको थोड़ा बड़ा-बड़ा डालना है आपको, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट इसको बड़ा-बड़ा डालना, छोटा-छोटा मत डालना, और इसमें नीचे छोटा-छोटा उसका एड्रेस डालना, ठीक है? ये एड्रेस के नीचे भी डाल सकते हो, कोई यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी सब डाल देना, ठीक है? आज के टाइम पे आप सब डाल सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये पत्र क्रमांक डालना, नहीं डालोगे ना मार्क्स कट जाएँगे। पत्र क्रमांक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डाल देना। उसके बाद क्या कहते हैं किसको एड्रेस कर रहे हो वो डालना, उसके बाद क्या कहते हैं विषय डालना, ठीक है? विषय डालना, आप इनको विषय डालना, फिर उसके बाद प्रिय महोदय, मतलब माल मँगाना है, ऑर्डर देना है, तो आपका कन्वर्सेशन चल रहा है, तो उस कन्वर्सेशन के कंटिन्यूएशन में आप ये भेज रहे हो, तो आपको फॉलो अप लेटर की तरह इसको भेजना है, 234 दिन बाय 23 दिनांक 2 जनवरी 2023, इस तरीके से हम इसको आपके इस पर्टिकुलर पत्र के अंदर जो है हम आपको लिख रहे हैं। तो ये आपको मेंशन करना है कि इसके फॉलो अप में आप जो है लिख रहे हो, ठीक है? तो निम्नलिखित माल आप तुरंत सवारी गाड़ी से भेजने का कष्ट करें, ठीक है? इतनी-इतनी पुस्तक भेजना है, सब लिखना है आपको, और माल अच्छे से पैक करके भेजना, पॉलिथीन का एक्स्ट्रा चार्ज मत लेना, ठीक है? और बिल्टी भेज देना, ऐसा-वैसा, मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं, पेमेंट कैसा होगा, हर चीज़ क्लियर होना चाहिए वहाँ पर। डेफिनिट सी बात है, क्लियर नहीं रहेगा तो कैसा चलेगा? तो आपने लिख दिया कि मतलब आपको माल जो है तुरंत चाहिए, मतलब आपने जो डेडलाइन बताई है तब तक के चाहिए, ठीक है? उसके बाद भव्य, भव्य लिखना बहुत ज़रूरी है, फिर आपका नाम, पता, नीचे सिग्नेचर आप कर सकते हो। पता नहीं लिखना, पता ऊपर-ऊपर सब है, नाम आपका और कौन हो आप, मतलब आपका डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है? प्रबंधक हो, क्या हो, वो सब लिखना इंपॉर्टेंट है। खत्म, इतने से कहानी की। आपको कुछ भी लिखने के लिए आ सकता है कल, ठीक है? प्रतिवेदन लिखने आ सकता है, टिप्पणी लिखने आ सकता है, कार्यदायी पत्र लिखने आ सकता है, ये मैंने अभी आपको बताया व्यावसायिक पत्र लिखने आ सकता है, और बहुत कुछ आ सकता है। मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है? आप ऐसा सोचो कि अधूरा-अधूरा पढ़कर जाओ तो नहीं चलेगा। वीडियो सारे अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, सारे में शॉर्ट में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, सब कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है? कुछ छोड़ना है तो छोड़ दीजिएगा, बट आपको जो है लिखने के लिए कुछ भी आ सकता है। तो कार्यदायी हिंदी और व्यावसायिक हिंदी मैंने समझा दिया था, टिप्पण प्रारूपण भी समझा दिया, सब कुछ समझा दिया है। प्रतिवेदन भी लिखने आ सकता है, विज्ञप्ति लिखने भी आ सकता है, स्वरवत्य मतलब क्या कहते हैं आपका बायोडाटा लिखने भी आपको आ सकता है। सूचना के अधिकार के लिए लेखन आ सकता है, कार्यदायी और व्यावसायिक पत्र लिखने आ सकता है। मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी ना, कार्यदायी और व्यावसायिक पत्र कैसे लिखना है, और उसके बाद मैं आपको बाकी टॉपिक जो है वो कवर कर लेती हूँ। तो टिप्पणी के बारे में देख लेते हैं। टिप्पणी किसे कहते हैं? टिप्पणी सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास कोई लेटर आता है, ठीक है? उसके बारे में आप कुछ रिमार्क लिखते हैं, नोट लिखते हैं, उसके बाद वो नोट जो है फॉरवर्ड होता है, इसको हम टिप्पणी कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो एक आपके पास कोई फाइल आई, ठीक है? उसको निपटाया, आपने निपटाया, ठीक है? जल्दी काम निपटाने के लिए आपने कुछ रिमार्क डाला, फिर आपका रिमार्क पढ़ के दूसरे ने कुछ काम किया, इसे हम टिप्पणी कहते हैं, ठीक है? इसे हम नोटिंग भी कहते हैं, ठीक है? टिप्पणी का अर्थ होता है टिप्पणी लिखने का कार्य। इस प्रकार टिप्पण जैसे क्या आता है ना आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए एग्जाम में वैसे ही। तो आपको क्या करना है, जिस भी पत्र अगर आपके पास आया, कोई पत्र आया, उसको आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट में लिखना है। अब इसकी विशेषताएँ क्या होती है? आपको ऑफ कोर्स सी बात है, मैंने शॉर्ट नोट बोल दिया तो लंबा तो होना नहीं चाहिए, विस्तृत नहीं होना चाहिए। जितना संभव आप रख सकते हो संक्षेप रखो, और उतना आप जो है संक्षेप इसको रख सकते हो। उसके बाद
इसमें जो है कोई भी टिप्पण मूल पत्र पर नहीं लिखा जाना चाहिए। जो आपके पास पत्र आया है ना, उसको संलग्न करते हैं और अलग से कोई शीट को यूज़ करके वहाँ लिखते हैं, ठीक है? टिप्पण में कोई भी पत्र का खंडन करना हो, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो पत्र आया है उसके प्रति जो है आपको जो है तटस्थ रहना है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तटस्थ रहना है मतलब आपको जो है इम्पार्शियल रहना है। आपको जो है क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई गलत व्यू रखना है, वो सामने वाला इंसान है तो आपको कोई गलत व्यू नहीं रखना है। आपको जो है क्या कहते हैं इम्पार्शियली उसका फैसला मतलब उसके बारे में राय बनानी है और फिर वो नोट जो है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उससे हायर अथॉरिटी जो है फैसला लेगी। क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रमबद्धता मतलब एक तरीके से बिंदु हर चीज़ में होने चाहिए, बिंदु से जो है क्या कहते हैं पूरी तरीके से डिवाइडेड होना चाहिए पैराग्राफ्स। प्रभावात्मक शैली मतलब शैली बिल्कुल बोरिंग सी नहीं होना चाहिए कि भई ये क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल शॉर्ट, स्वीट, पोलाइट, स्पष्ट और कंप्लीट शैली होनी चाहिए, ठीक है? लेखक की शैली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकारी के निर्णय लेने में कोई विलंब ना हो। अधिकारी जो रहेगा मतलब आपसे जो हायर अथॉरिटी रहेगा वो उस लेटर को पढ़ेगा और उससे फैसला लेगा। तो देयर शुड बी नो मतलब अस्पष्टता नहीं होना चाहिए, कोई भी तरीके की क्लिष्टता नहीं होना चाहिए, कोई भी तरीके का जो कहते हैं ना हम डाउटफुलनेस नहीं होनी चाहिए। टिप्पणी लिखने के बहुत सारे मतलब प्रकार होते हैं, बट इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो प्रकार की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी पढ़ो चलेगा। टिप्पण लेखन का उदाहरण तो आपको क्या कहते हैं आएगा कि स्कूल प्रधानाध्यापक ने राज्यसभा सचिवालय में सचिव को पत्र लिखकर इस तारीख को पत्र लिखा है और बताया है कि इस तरीके से मतलब आपको एक पत्र का जो है रेफरेंस दिया जाएगा। हमेशा ये पत्र के रेफरेंस पे लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो जो कार्यालय जिस कार्यालय का इंपॉर्टेंस है वो ऊपर लिखिए, उसका स्थान लिखिए, जैसे कि रक्षा मंत्रालय, जैसे कि फॉरेन मिनिस्ट्री, जैसे कि इंडिया की अगर होम मिनिस्ट्री, जो भी मेंशन करना है नीचे स्थान मेंशन करना है, यहाँ दिनांक का मेंशन ज़रूर करना है। दिनांक बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपने कब लिखा है, फिर आपको पत्र संख्या तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? हर जगह पत्र संख्या लिख कर आना, ठीक है? विषय जो है, विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, किस विषय में आप लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है और ये पत्र जो है डैश 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 के इसने इसको भेजा था, उसने उसको भेजा था, ये सब लिखना है। थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन देना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने सब कॉपी कर लिया, बिल्कुल नहीं। आपका मन से जो है वो आना चाहिए कि केवल जो है एक साथ केवल 25 छात्र ही जो है उपस्थित हो पाएँगे ऐसा-वैसा, तब आपको देना है और नीचे फिर क्या कहते हैं आपको अपना नाम, पता और क्या कहते हैं फिर फाइनली आपको लास्ट अपना कंक्लूजन देना है। तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया, कार्यदायी हिंदी डिस्कस कर लिया, व्यावसायिक हिंदी, टिप्पण, प्रारूपण प्रतिवेदन और विज्ञप्ति, अब स्वरवृत्तीय लेखन यानी बायोडाटा लेखन शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, सूचना के अधिकार के लिए लेखन डिस्कस कर लेते हैं। कार्यदायी और व्यावसायिक पत्र मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया, सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय में और व्यावसायिक पत्र तो मैंने आपको बता ही दिया, तो वो ईज़ी है और क्या कहते हैं फिर ये वाला जो लास्ट वाला एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो 1, 2 एंड 3 तो फाइनली आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बायोडाटा के लिए मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक नौकरी के लिए लिखा जाता है, विवाह के लिए लिखा जाता है। इसमें आपको सब कुछ आपका मेंशन करना होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम से शुरुआत करनी होती है। ठीक है, डिटेल में तो मैं समझा चुकी हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में समझा रही हूँ। नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, वैवाहिक स्थिति, आपका मैरिटल स्टेटस, अविवाहित हो, अविवाहित लिखना है, वर्तमान पता, स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद शैक्षिक योग्यता मतलब आपको एक टेबल बनाना है, जिसमें आपको क्या कहते हैं परीक्षा आपने कौन सी दी, बोर्ड कौन सा था और मार्क्स कितने आए और कौन से ईयर में दी, वो सब लिखना है। मैट्रिक दिया, उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय बोल रही हूँ, उच्चतम माध्यमिक मतलब क्या कहते हैं हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी सब कुछ लिखना है। उसके बाद कौन सी ईयर में दिया, 3-3 साल का गैप प्रॉपर्ली कर देना, 10th के बाद 12th में 2 साल का गैप, फिर ग्रेजुएशन 3 साल का गैप, ठीक है? और किसमें जो है क्या कहते हैं आपको मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपका वो क्या है, सब चीज़ें स्किल्स क्या है आपकी, वो सब इंपॉर्टेंट है। आपने क्या-क्या अच्छे-अच्छे काम किए हैं, वो सब आपको देना है। फिर विवाह हेतु तो डेफिनिटली आपको जो है सब सेम रहेगा, बस थोड़ा-सा आपकी तारीफ एक्स्ट्रा रहेगी। मतलब आपका आपको जाति गोत्र मेंशन करना है तो कर सकते हो, अगर आप फॉलो करते हो। नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कद जो है, कद मेंशन करिए, ठीक है? उसके बाद है ना क्या कहते हैं, कुछ लोग जन्म स्थान भी माँगते हैं, कुंडली निकालते हैं, जन्म तिथि भी माँगते हैं, ठीक है? ऐसा मतलब माँगते हैं, वो तो उन लोगों के ऊपर है। सब माँ, भाई सबका नाम, ठीक है? तो ऐसे में तो नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनमें जो है नाम की ज़रूरत पड़ती है। कौन विवाहित है, कौन नहीं विवाहित है, वो क्या करते हैं, उनका सब कुछ, ठीक है? सारा इन्फॉर्मेशन और जन्म कुंडली बताया जा रहा है, यहाँ देना ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा-सा मॉडर्न हो गए हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको। उसके बाद रंग कैसा है, गोरा है, ये सब भी आपको नहीं करना चाहिए। वज़न भी लिखते हैं कुछ लोग इतना है, तो वैसा सब आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये सब चीज़ें आप जो है लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, ठीक है? अब ये सब चीज़ें आप लिखकर कंप्लीट कर लेना, ईज़ी सा है सर्वोत्तम लेखन। बस इसमें इतना बात का ध्यान रखना कि हमेशा ये कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। इसमें इतना बड़ा आपका आत्मकथा नहीं लिखना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या नहीं अच्छा लगता है, ये सब नहीं करना है। शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए, चाहे आपको वैवाहिक रूप के लिए लिखना हो, चाहे आपको नौकरी के लिए लिखना हो, ठीक है? व्यक्ति को कोई पुरस्कार, नकद या कुछ मिला है, सम्मान-वम्मान तो ज़रूर लिखिए, ठीक है? व्यक्ति को जिन भाषाओं का ज्ञान है, लैंग्वेजेज़ आपको कौन सी आती है, वो लिखिए। कंप्यूटर का युग है, तो कंप्यूटर में आपको कौन सी स्किल्स आती है, वो लिखिए और साथ-साथ आपको मैंने बताया तकनीकी स्किल्स, कोई विशेष आपको टेक्निक स्किल्स आती है, वो लिखिए और आवेदन के समय अगर व्यक्ति कहीं कार्य कर रहा है, तो वो लिखना है, प्रीवियस एक्सपीरियंस कितने साल का है, वो लिखना है। रेफरेंसेस नीचे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ज़रूर लिखना और शैक्षिक योग्यता का विस्तृत वर्णन देना है आपको और ये सब चीज़ें आपको करनी है वैवाहिक जो है उद्देश्य से। अगर आप लिख रहे हो तो लोगों का कद या रंग भी आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आजकल के लोग थोड़ा मॉडर्न हो गए, रंग इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये थोड़ा-सा ओल्ड है, फिर भी आपको लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको हाथ से नहीं बनाना है, टाइप करना है, आजकल टाइप रहते हैं बहुत सारी चीज़ें और अक्षरों का नाम आपका थोड़ा बड़ा लिखना है, बाकी सब चीज़ें थोड़ी छोटी-छोटी लिखनी है और उसके बाद जो है इतनी छोटी लिखनी है कि दिखेगी, ठीक है? तो प्रॉपर्ली लिखनी है, सफ़ेद कागज़ पे बनाना है, ज़्यादा उसको डेकोरेट नहीं करना है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है ना वो इंपॉर्टेंट है, बाकी कागज़ व्हाइट होना चाहिए। इसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है? कभी बहुत बड़े देखने को मिलते हैं, जैसे कि सीवी वगैरह में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है? सारी चीज़ें संलग्न करनी होती है, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सब कुछ संलग्न करना होता है, तो कभी-कभी बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है? और ज़्यादातर ऐसा होता है आस-पास जो है मार्जिन खींचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अस्पष्ट सूचना आपको इसमें नहीं देनी होती है, ठीक है? तो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि कैसे आपको स्वरपत्र लिखना है। तो सूचना के अधिकार के लिए पत्र समझ लेते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको पता है 2005 में आपको प्रोवाइड किया गया था, जिसमें आप कार्यालय से, सरकार से, गैर सरकार से, चाहे सीबीएसई से या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, किसी से भी आप जो है डिमांड कर सकते हो। क्या डिमांड करना है आपको? आपको इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकते हो, अपनी मार्कशीट मंगा सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना कभी आपने आरटीआई से कुछ मंगाया है? नहीं, मैंने तो मंगाया है, तो आप मुझे बताना। तो आरटीआई के थ्रू आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो सिर्फ ₹10 में, ठीक है? और अगर आप बीपीएल के अंदर हो तो ₹10 भी आपको नहीं देने हैं। तो बहुत ईज़ी सा होता है, फॉर्म भरना होता है आपको और 30 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। इसका एक फॉर्मेट होता है, पत्र की तरह ही होता है, ठीक है? आपको लिखना होता है सेवा में अधिकारी या फिर जन सेवा अधिकारी, जन सूचना अधिकारी जो आप लिखना चाहो। विभाग का नाम लिखना होता है, विभाग का पता, विषय मतलब आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता है। सूचना अधिकारी के अंदर, सूचना अधिकार के अंदर आपको जो है आरटीआई एक्ट के अंदर अंतर्गत ये जानकारी चाहिए और फिर आपको अपनी जानकारी क्या चाहिए वो बतानी होती है और बताते हो आप कि ₹10 का पोस्टल ऑर्डर मैंने डाल दिया है, ठीक है? और या फिर अगर मैं बीपीएल हूँ तो मेरा बीपीएल क्रमांक ये है, ठीक है? और मांगी गई सूचना जो है दे दी जाए, मुझे जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाए और उसके बाद आप बताते हो और साथ-साथ मतलब जैसे कि प्रावधान है, मतलब प्रावधान क्या बताता है कि आपको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का नंबर मिलना चाहिए। प्रथम अपील अपील अधिकारी का नाम व पता आपको अवश्य मिलना चाहिए। तो अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध करवाते समय आपको प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य जो है बताया जाए, आप सिग्नेचर करके दे देते हो। इसे हम कहते हैं सूचना के अधिकार में पत्र। एग्जांपल देख लेते हैं।
तो सेवा में लोक सूचना अधिकारी, ठीक है? कुछ नाम नहीं दिया गया अधिकारी का, तो लोक सूचना अधिकारी लिख देना। उसमें विभाग का नाम तो दिया ही होगा, किसको लिख रहे हो। फिर विभाग का पता भी दिया होगा, नहीं पता है तो एक्स वाई ज़ेड लिख देना। विषय जो है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन, ठीक है? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। तो महोदय, महोदय लिखना है, मैंने आपके विभाग में डैश तारीख को डैश के लिए आवेदन किया था। मतलब मैंने आपको इस तारीख के दिन, ये तारीख के दिन, इस चीज़ के लिए आवेदन किया था। इसमें आप अगर आपको प्रथम अपील लिखने के लिए आया है, मतलब जब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, या फिर अगर आप सैटिस्फाइड नहीं होते हो, तो उस चीज़ के बदले आप एक और बार पत्र लिख सकते हो। तो वो आपको जो है आपने जो लास्ट पत्र लिखा था, उस पत्र का रेफरेंस देना है, ठीक है? तो आपके मैंने क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, आपके ऑफिस में मैंने क्या किया था, इस तारीख को जो है आवेदन किया था, ठीक है? और आवेदन की प्रति जो है आप संलग्न करोगे, साथ-साथ लगाओगे, अटैच करोगे। लेकिन अब तक मेरे आवेदन का जो है संतोषात्मक, संतोषजनक, मतलब आप सैटिस्फाइड नहीं हो, कदम नहीं उठाया गया है, ठीक है? तो वो आपको देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप माँगोगे ना तो आपके आवेदन पर की गई प्रतिदिन की कार्रवाई अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। सोचिए मतलब कितना बड़ा है कि आपको क्या कहते हैं, जो भी काम आपके उसपे किया गया है, किस ऑफिसर ने किया है, क्या काम किया है, वो सब आपको दिलवाना आपका अधिकार है। ये आपको पता नहीं होता है, बहुत ज़रूरी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन से आप करप्शन हटा सकते हो, गवर्नमेंट से आप डिमांड कर सकते हो वो इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट आपको नहीं देना चाहती, तो आप डिमांड करके करप्शन हटा सकते हो। तो आपको ज़रूरत है, आप डिमांड करिए तो वो आपको बोलेंगे कि ये काम आपको करना है, हर अर्थात हर रोज़ क्या-क्या काम हुआ है, वो चीज़ के ऊपर आप माँग सकते हो। और मेरा आवेदन किन-किन अधिकारियों के पास गया है तथा किस अधिकारी के पास कितने दिनों तक रहा है और इस दौरान उन अधिकारियों ने उस पर क्यों कार्रवाई की, पूरा विवरण उपलब्ध करवाइए। सोचिए इतना सारा। विभाग के नियम के अनुसार मेरे आवेदन पर अधिकतम कितने दिनों में कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए थी? क्या मेरे मामले में उपरोक्त समय का पालन किया गया है? इतने सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। कृपया उन अधिकारियों के नाम तथा पद बताएँ जिन्होंने मेरे मतलब क्या कहते हैं, जिन्होंने मेरे आवेदन पत्र पर कार्रवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है? सोचो डरा रहे हो आप, वार्निंग दे रहे हो, हाँ? अपना काम ठीक से ना करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? ये कार्रवाई कब तक की जाएगी? तो मतलब आप पूरा उनको क्या कहते हैं, जेल में डलवाने का सोच रहे हो। आई मीन टू से कि इसमें क्या कहते हैं, बहुत क्योंकि आरटीआई के अंदर 30 डेज़ के अंदर आपको रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप पूछ रहे हो कि किस-किस के पास गई, किसने कितना टाइम लगाया, किसको क्या कहते हैं कार्रवाई करनी थी, लेकिन उसने नहीं की, उसका सबका जवाब पूछ रहे हो, उनको जवाब देना पड़ेगा। अब मेरा काम कब तक पूरा होगा और मैं ₹10 जमा कर रहा हूँ, ठीक है? और बीपीएल कार्ड अधिकारी हूँ, तो मैं मतलब नहीं जमा करूँगा, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है? सिंपल एंड स्वीट। तो इसके साथ हमारा ये सब हो चुका है, सिर्फ एक लास्ट टॉपिक छोटा-सा बचा है। सब कुछ कर लिया हमने, सूचना के अधिकार के लिए लेखन कर लिया, किसी व्यावसायिक कार्यक्रम के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति आपको तैयार करनी है। शॉर्ट में बता दूँगी कैसे तैयार करनी है। तो या तो क्या होता है, कार्यक्रम जो होता है वो होने वाला होता है या तो हो गया है। दोनों भी केसेस में प्रेस विज्ञप्ति होती है, तो आपको लिखना कैसे होता है कि ऊपर हेडिंग लिखनी होती है ताकि लोगों को अट्रैक्ट हो सके। साहित्य अकादमी द्वारा नई दिल्ली में ऐसा लगाया गया, वैसा लगाया गया, मतलब मेरा लगाया गया था, वहाँ पर क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन हुए, ऐसा-ऐसा लिखना होता है। फिर आपको नीचे डेट लिखनी होती है, डेट बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद आप जो है लिखते हो कि साहित्य अकादमी द्वारा आज जो है ऐसा-ऐसा लगाया गया, वैसा-ऐसा लगाया गया। ये सब चीज़ें मतलब आप जो डायरेक्ट फाइनल वाला लेटर लिख रहे हो ना कि कैसे जो है किसको मतलब क्या कहते हैं फाइनल लिख रहे हो आप कि इसको डायरेक्ट डायरेक्ट पब्लिश हो जाएगा ये। तो वो वाला आप लेटर लिख रहे हो। तो इसमें आपको क्या होगा, पहले तो आप कैची सी हेडलाइन डालोगे, ठीक है? उसके नीचे दिनांक लिखोगे, फिर लिखना शुरू करोगे और फिर लास्ट में आपका नाम जो है यहाँ पर आ जाएगा। आपके हिसाब से कंटेंट देना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर आपका नाम और क्या कहते हैं पता पता नहीं सॉरी, आपका डेजिग्नेशन आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो इसमें क्या कहते हैं नाम पता नहीं होता और ना इसमें किसी को संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये अब आम जनता को संबोधित किया जाता है, ये न्यूज़पेपर में छपता है। सारे के सारे इसके जितने भी आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मुझे लाइक एंड कमेंट करके बताना, और साथ-साथ इसके सारे नोट्स, सारे पीडीएफ, सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी है टेलीग्राम चैनल पे। आप जॉइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं देखे वीडियो में, क्योंकि आपको आंसर पूरे डिटेल में लिखने हैं, तो वो आप देख सकते हैं और क्या कहते हैं उसकी लिंक मैं डाल चुकी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। बाय बाय।